इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर पर हमने ये देखा था कि अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी कंक्रीट में मिलाए गए अवयवों के जो प्रॉपर्टीज है उसको हमने अलग अलग जो है पार्ट वाइज जो है डिस्कस किया। जैसे कि हमने सीमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, हमने एग्रीगेट के बारे में डिस्कशन किया, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज डिटेल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा। हमने ग्रेडिंग के बारे में देखा कि ग्रेडिंग अगर हम करेंगे तो उसका क्या हमें फायदा या नुकसान होता है किसी भी कंक्रीट के निर्माण में, कंक्रीट के जमने के पश्चात। उसके बाद है आपका वाटर। हमने वाटर की क्वालिटी के बारे में डिस्कशन किया और उसके जो भी मानक हैं उस मानक को जो है कितने मिलीग्राम पर लीटर जो है मानक रखे जाएंगे किसी भी वाटर में जिसको हम यूज करेंगे कंक्रीट के प्रोडक्शन में, उत्पादन में। उस चीज़ पे भी हमने जो है डिस्कशन कर लिया था लास्ट लेक्चर पर। हमने जो है यहाँ पर विद डिटेल जो है इसको देख लिया। उसमें हमने जो है एक पॉइंट है उसी में आपका चीनी। अगर आपके वाटर में चीनी की प्रतिशत मात्रा कुछ उपलब्ध है तो इस चीनी का क्या योगदान होगा। अगर चीनी घुलनशील है उस पूरे कंक्रीट में आपके या उस वाटर के थ्रू, तो अगर उसमें कुछ परसेंटेज अगर उसकी उपलब्ध परसेंटेज उसकी अगर उसमें उपलब्ध है प्रतिशत मात्रा, तो प्रतिशत मात्रा किस तरह से कंक्रीट के सामर्थ्य को क्या करेगी, प्रभावित करेगी या नहीं करेगी, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपका ये जो शुगर है, अगर ये शुगर की प्रतिशत मात्रा बाई वेट 0.05%, अगर शुगर आपका या चीनी 0.05% तक उपलब्ध है चीनी, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी प्रतिशत मात्रा तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके कंक्रीट में, उसके जमने में, सीमेंट के जो है कोई असुविधा नहीं होगी इतने प्रतिशत। ये पहला आपका जो कंडीशन है कि अगर चीनी जो है 0.05% तक है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव जो होगा उसका चीनी का वो नगण्य होगा, 0.05% मतलब कुछ नहीं। ठीक है। अगर यही प्रतिशत मात्रा, पॉइंट नंबर 2, अगर यही प्रतिशत मात्रा शुगर की जो है 0.15, अगर ये प्रतिशत मात्रा 0.15% तक हो जाती है तो इस परसेंटेज पे क्या होगा, आपकी जो चीनी की उपस्थिति वो परसेंटेज यहाँ की अपेक्षा क्या होगी, बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से क्या होगा, तो उसकी जमने की प्रारंभिक सामर्थ्य, जमने से जो प्रारंभिक सामर्थ्य होगी उस कंक्रीट की, प्रारंभिक सामर्थ्य, प्रारंभिक सामर्थ्य क्या होगी, तो कम हो जाएगी, यानी कि क्या होगी, घट जाएगी। शुरुआती जो जमने की वजह से, जलाजल क्रिया के दौरान जो जमने की वजह से उसमें जो सामर्थ्य आती है शुरुआती, वो चीनी परसेंटेज अगर 0.15% है तो 0.15% पर क्या होगी, उसकी शुरुआती सामर्थ्य तो घट जाती है। लेकिन 28 दिन के पश्चात, जो 28 दिन बाद हम क्यों टेस्टिंग करते हैं, 28 दिन के पश्चात क्या होगा, आपका अंतिम सामर्थ्य होता है। 28 दिन के पश्चात अंतिम सामर्थ्य क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। वो सामर्थ्य क्या होगा, अगर ये 0.15% होगा तो 28 दिन के पश्चात जो होगा, शुरुआती सामर्थ्य तो घट जा रहा है लेकिन 28 दिन के पश्चात जो सामर्थ्य गेन करता है वो क्या होगी, आपकी वो इंक्रीज कर जाएगी 0.15% पर। अगर यही प्रतिशत मात्रा, तीसरा पॉइंट, अगर यही प्रतिशत मात्रा 0.20 से लेकर 0.25 तक है तो क्या होगा, आपका इस परसेंटेज पर, इस प्रतिशत पर जो कि परसेंटेज है आपका 0.20 से लेकर 0.25 तक, प्रारंभिक सामर्थ्य फिर से क्या होगी, यहाँ पर प्रारंभिक सामर्थ्य क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, आपकी जो प्रारंभिक सामर्थ्य होगी इस परसेंटेज पर क्या होगी, शुरुआत में तो क्या होगा, उसकी जो प्रारंभिक सामर्थ्य गेन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, आपका अंतिम सामर्थ्य क्या होगा, वो घट जाएगा, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। वो क्या होगा, घट जाएगा। तो ये आपका कंडीशन है चीनी की जो बिहेवियर है, अगर अपने परसेंटेज इतने परसेंटेज से वेरी कर रहे हैं तो जो परसेंटेज हमने दिखाया है यहाँ पर, इस परसेंटेज पे क्या होगा, उनके अलग अलग प्रभाव आपको उस कंक्रीट के जमने के पश्चात उसके सामर्थ्य में दिखेंगे। इसको नोट कर सकते हैं आप।
ये सारे पॉइंट है जिसको आपको एग्जाम में डिस्कस पूछा जा सकता है, या किसी भी इंटरव्यू में आपसे जो है पूछा जा सकता है आपके समय। एक पॉइंट और है, अगर आपको समुद्री जल का प्रयोग करना है तो वहां पर किस तरह के सीमेंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं समुद्री जल, समुद्री जल अगर है आपका, और समुद्री जल में आपको पता है कि क्या होता है, साल्ट होते हैं। ठीक है, समुद्री जल अगर आपका है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो नमक की मात्रा है वो क्या होगी, यानी कि साल्ट जो है, सोडियम क्लोराइड जो है आपकी, उसकी मात्रा क्या होगी, वो ज्यादा होती है। और ऐसी अवस्था में अगर इस तरह के पानी का हमें प्रयोग करना है तो वहां पर हमें किस तरह के सीमेंट का प्रयोग करते हैं, इस जल के लिए हम सल्फेट रोधी सीमेंट का प्रयोग हम वहां पर करेंगे। तो ये दो पॉइंट हैं जो वाटर में अगर इनकी परसेंटेज अगर उपलब्ध है, या वाटर में ये समुद्री जल है या चीनी है, तो इनके लिए अलग अलग कंडीशन के लिए हम जो है अलग अलग सीमेंट और क्या क्या प्रभाव हमें पड़ेगा, ये चीज हमें जो है आसानी से पता चल जाएगा। अगर हम इसको जानते हैं तो हम किसी को भी वहां पर हम बता सकते हैं। तो ये इतना आपका जो है चैप्टर नंबर 2 कह सकते हैं, या यूनिट नंबर 2 है, जिसको हमने अभी तक जो है डिस्कशन किया। और आज से जो है आपका अगला चैप्टर, या कह सकते हैं कि अगला यूनिट है, यूनिट का नाम होगा वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, या जल सीमेंट अनुपात, जल सीमेंट का अनुपात। ये आपका तीसरा चैप्टर, या यूनिट 3 कह सकते हैं आप, जो कि है आपका जल सीमेंट अनुपात या वाटर सीमेंट रेशियो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे कंक्रीट के नजरिए से जल सीमेंट अनुपात जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमें निश्चित तौर पे जानना चाहिए। किसी भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की स्टडी करते समय हमें इसका जो योगदान है जल सीमेंट का अनुपात का, उसको जो है हमें निश्चित तौर पे इसके सिग्निफिकेंस को समझना चाहिए कि क्या इसका जो है सिग्निफिकेंस है। किसी भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम जानते हैं तो निश्चित तौर पे इसके बारे में हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको जब भी हम कंक्रीट बनाएंगे तो इन दोनों के अनुपात को हमें ध्यान देना होगा। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले, सबसे पहले या उससे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट आता है कि जो हम जल और सीमेंट की बात हो रहा है कि जल और सीमेंट के जो अनुपात यूज करेंगे, उस अनुपात पे जो चीजें होंगी उसके बारे में हम डिस्कस कर लें, तभी हम इसके रोल के बारे में समझ पाएंगे। इसका रोल असल में क्या है, इसका क्या योगदान है, जल सीमेंट अनुपात के बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें जल और सीमेंट के बीच में क्या ऐसी परिस्थिति आती है जिससे हमें इस पॉइंट के बारे में जानना है कि जल सीमेंट अनुपात असल में है क्या। ठीक है, तो जल सीमेंट अनुपात जो आपकी सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन में आपको जल और सीमेंट के अनुपात को देखना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे इन दोनों के मिलने से कुछ ऐसी परिस्थिति बनती होगी जिसकी वजह से वो पूरे कंक्रीट जो कि एक सिस्टम है आपका, कंक्रीट जो आपका है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो जल और सीमेंट के संयोग से क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या परिस्थितियां बन रही है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है हमारे सामने कि सीमेंट का जलायोजन, एक पॉइंट आता है सीमेंट का जलायोजन, सीमेंट का जलायोजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सीमेंट का जलायोजन। ठीक है, हमारा पॉइंट है सीमेंट का जलायोजन या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये क्या होता है, हम जब इस चीज को जान जाएंगे तो हमें निश्चित तौर पे इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा कि जल और सीमेंट का जो अनुपात है वो क्या है। तो इसीलिए हम इसको जो है सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं कि सीमेंट का जलायोजन। इसके पहले भी लेक्चर में मैंने इसको शॉर्ट में बताया होगा कि सीमेंट का जलायोजन असल में होता क्या है कि सीमेंट और जल का जब भी
आपस में मिलाव होगा या मिलाप होगा, तो वहां पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब भी हम सीमेंट को और वाटर को आपस में मिलाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सीमेंट प्लस जल या वाटर, इसका क्या होगा, इन दोनों मिलने से क्या होगा, जलायोजन क्रिया होगी। इन दोनों के मिलने से क्या होगा, जलायोजन। ठीक है, तो सीमेंट का क्या होगा, जलायोजन होगा, जो कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है आपका, रासायनिक ठीक है, ये क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम यहाँ पर अगर एक डिफिनीशन इसका निकालना चाहें या एक इसको परिभाषित करना चाहें तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि सीमेंट और जल के बीच, या जब भी सीमेंट और जल आपस में मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जलायोजन। ठीक है, जब भी सीमेंट और जल को आपस में हम मिलाते हैं तो उस मिलाप के फलस्वरूप क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके मिलने से, और उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, उस सीमेंट का जलायोजन होता है, जिसे हम कहते हैं जलायोजन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जलायोजन होता क्या है, असल में रासायनिक अभिक्रिया असल में हो क्या रही है, यहाँ पर जो आपका वाटर है वो सीमेंट के यौगिकों, जो यौगिक होते हैं सीमेंट के, ठीक है, हम कौन कौन से यौगिक, मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया 2 यौगिक, ठीक है, तो होते क्या है आपके C3S C2S C3A और C4AF। ठीक है, ये आपके अलग अलग क्या है, यौगिक हैं, जो उस सीमेंट में क्या होते हैं, उसके यौगिक के रूप में उसमें सीमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, और जब भी ये यौगिक वाटर से क्रिया करते हैं, क्या करेंगे, वाटर से क्रिया करेंगे, वहां पे क्या होगा, उनके संयोग से कुछ और यौगिक बनेंगे जो उस पूरे जलायोजन क्रिया को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो जलायोजन क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, उनका जलायोजन जो होगा उनसे कुछ यौगिक बनेंगे। ठीक है, वो कैल्शियम के सिलिकेट हो, चाहे कैल्शियम के एल्यूमिनेट हो, चाहे उस कैल्शियम के क्या हो, एल्यूमिनेट और फेराइट हो। ठीक है, तो ये सारे यौगिक क्या करेंगे, उस जलायोजन के जो कि सीमेंट में ऑलरेडी उपलब्ध हैं, वो यौगिक क्या करेंगे, वाटर से संयोग करेंगे अलग अलग, और उनके संयोग से क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, जलायोजन की क्रिया होगी, उसके द्वारा क्या होगा, वो सीमेंट का जलायोजन होगा, और जलायोजन से क्या होगा, वो जो कंक्रीट में सीमेंट और पानी का संयोग रासायनिक क्रिया होगी, सीमेंट उसके अवयवों को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा और उनको आपस में क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा। इस जलायोजन क्रिया का प्रभाव क्या होता है, किसी भी कंक्रीट में जलायोजन, अगर आप सीमेंट और, जाहिर सी बात है आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट में आपकी बहुत सारी चीजें हैं, सीमेंट और पानी तो हम जान ही रहे हैं, उसके अलावा क्या है, मिलावा है। और मिलावा क्या होते हैं, आपके इनर्ट मटेरियल होते हैं। इनर्ट मटेरियल मतलब क्या, जो किसी से भी आपस में वो क्रिया करने क्षमता नहीं रखते हैं खुद से। ठीक है, वो आपस में जो है बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। अब उस बॉन्डिंग को लाने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए, एक साथ रखने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या होता है, वहां पर बॉन्डिंग सामर्थ्य देने के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए ये जलायोजन क्रिया अति आवश्यक है। ये जलायोजन क्रिया का ही असर है जिसकी वजह से वो जो इनर्ट मटेरियल है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से बंध जाते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जलायोजन क्रिया असल में है क्या, आपको जो सीमेंट और पानी का संयोग है वो क्या करता है, उस मिलावे के ऊपर, जो मिलावा के एग्रीगेट हैं, चाहे आपके मही मिलावा चाहे मोटा मिलावा हो, उनके साथ संयोग करके क्या करता है, पहले तो ये जो मिलेंगे आपस में तो क्या होगा, इनके आपस में मिलने से एक जेल बनता है या पेस्ट बनता है। ठीक है, वो जेल क्या करता है, एक मकड़ी के आकार का करके एक जाल बना लेता है उस पूरे एग्रीगेट के ऊपर, पूरे एग्रीगेट या मिलावे के ऊपर क्या करता है, मकड़ी की तरह जाल बना लेता है। ठीक है, अब वो जाल बनने से क्या होता है, वो जो एग्रीगेट है एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर बंध जाएंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, वो बंध जाएंगे। उनके बनने से क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो जलायोजन क्रिया होती रहती है और क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होंगे, कठोर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कंक्रीट क्या होती है, डेंस हो जाती है, बहुत ही सघन पाई जाती है उसकी जलायोजन की क्रिया के फलस्वरूप। अगर वो जलायोजन क्रिया अच्छे से हो रही है सीमेंट और पानी की वजह से, तो क्या होगा, वो कंक्रीट क्या होगा, एक डेंस के रूप में दिखेगा, एक बहुत ही सघन रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है जलायोजन की क्रिया। अब इस जलायोजन क्रिया को जब भी हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसका एक बहुत ही विशेष योगदान है इस पूरे सिस्टम में। जो कंक्रीट हम बना रहे हैं उस कंक्रीट को जो है एक मजबूत रूप देने में वो जलायोजन क्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण
रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब इस जलायोजन क्रिया के पश्चात या फलस्वरूप क्या क्या हमें चीजें प्राप्त होती है किसी भी कंक्रीट में। जो भी जलायोजन होता है उसके जलायोजन से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है। अब जलायोजन होगा अगर कंक्रीट का तो वहां पर क्या होगा, वो जमना। ठीक है, वहां पर पहला पॉइंट है आपका जमना प्रभाव, देख लेते हैं जलायोजन का प्रभाव क्या होगा। एक तो आपका जमेगा, ठीक है, कंक्रीट अच्छे से जमना प्रारंभ हो जाती है यानी सामर्थ्य। ठीक है, दूसरा क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी यानी कि पकड़ या बॉन्ड कह सकते हैं इसको। नंबर 3 क्या होगा आपका, सामर्थ्य। ये 3 चीजें जो है हमें प्रभावकारी रूप से जो है हमें दिखने लगेंगे अगर आपका जो जलायोजन की क्रिया है वो बहुत ही इफेक्टिव है, अगर वो अच्छे से हो रहा है वो जलायोजन क्रिया, तो निश्चित तौर पर आपको ये 3 चीजें जो है इफेक्टिव दिखेंगी, प्रभावकारी रूप से आपको दिखेंगी। जमना एक तो होता है आपका जो जमना शुरू हो जाएगा, उसके बाद बॉन्डिंग होगी अच्छे से, जो बॉन्डिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, आपका एक उचित सामर्थ्य प्राप्त होगा। तो जो कंप्लीट होगी उसकी 28 दिन की सामर्थ्य क्या होगी, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की होगी, हाई क्वालिटी की मिलेगी आपको। जो सामर्थ्य होगा हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड है आईएसओ के अकॉर्डिंग उस मानक पे हो सकता है वो खराब उतरे अगर वो जलायोजन क्रिया उचित ढंग से हो रही है तो। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो मिलावा है, चाहे आपका सीमेंट है चाहे जल है, वो उपयुक्त होना चाहिए उस कंक्रीट के निर्माण के लिए। जो हमें मानक है उस मानक को क्या करें, वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीमेंट और जल का जो आपस में संयोग हो रहा है, रासायनिक संयोग हो रहा है, उस संयोग से ये 4 चीजें जो है जलायोजन में भाग ले रही है। ठीक है, जिसमें से लगभग 75% क्या आपका कैल्शियम का सिलिकेट और कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका लगभग 75%, और इसी की वजह से क्या होता है, ज्यादातर सामर्थ्य जो है प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा जो है सामर्थ्य किसकी वजह से आता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको जो है बता चुके हैं आप इसको। और यहाँ पर जो आपकी ये दो चीजें ये सबसे पहले भाग लेती है जलायोजन क्रिया में। सबसे पहले क्या करती है, जलायोजन क्रिया में भाग लेती हैं, और उसके पश्चात शुरुआती जो सामर्थ्य आता है इन दोनों की वजह से आता है। और ये जो चीजें आपकी सीटीएस ये मेजर जो है रोल निभाती है उस पूरे कंप्लीट सिस्टम को सामर्थ्य गेन करने के। तो ये बात यहाँ पर हमने बात किया कि जलायोजन क्रिया असल में है क्या और क्या हो रहा है, उसके प्रभाव से क्या क्या चीजें हमें मिल रही है। लेकिन जब भी जलायोजन की बात करते हैं तो उस जलायोजन का को होने के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, हमें उसमें भी विशेष ध्यान देना होगा। आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं। जलायोजन क्रिया के लिए उपयुक्त कारक क्या है? किसी भी जलायोजन क्रिया के लिए कौन कौन से जो है मुख्य कारक होंगे जिनको हमें विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान देना होगा जलायोजन क्रिया में कौन कौन सी चीजें पार्ट ले रही है, कौन कौन सी चीजें जो है हिस्सा ले रही हैं, जिनकी वजह से जो है वो कारक क्या होंगे, वो कारक के तौर पर किस तरह से जो है उस जलायोजन क्रिया को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा आपका, हम देख लेते हैं नंबर 1 पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, वायुमंडल का तापमान या वायुमंडल का तापमान। ठीक है, दूसरा कारक क्या होगा आपका, सीमेंट का महीनपन।
ठीक है। तीसरा क्या कारक होगा आपका? जल। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जल जो है जो हम यूज कर रहे हैं उसका जो है कंडीशन क्या है, जल का तापमान क्या है, कितने तापमान पे यूज हो रहा है, क्या क्या क्वालिटी उसकी है और क्या क्या चीजें इसमें उपयुक्त होंगी किस लिमिट तक, तो ये हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहला जो तापमान की बात कर रहे हैं जो कि जलायन क्रिया के लिए उपयुक्त कारक है, तो जलायन क्रिया में भाग लेने के लिए जो तापमान होगा जहाँ पर ये जलायन क्रिया होगी उस वायुमंडल या उस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितना हम रखने की कोशिश करते हैं, 15 से 37 डिग्री टेम्परेचर का। ठीक है, ये जो तापमान रखने हम जो प्रेस्क्राइब है जो कि किसी भी जलायन क्रिया के लिए सबसे आइडियल कंडीशन माना जाएगा 15 से 37 डिग्री का जो टेम्परेचर आपका सबसे आइडियल माना जाएगा। इस टेम्परेचर पे जो जलायन क्रिया होगी वो सबसे प्रभावकारी होगी। इसकी वजह से जो है वो जो बॉन्डिंग होगी उनके कणों के बीच, जो एग्रीगेट और जो भी आपके मिलापे हैं उनके और जो वाटर के साथ संयोग होगा उस सीमेंट का, उसकी वजह से जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, सबसे प्रभावकारी होगी। इसलिए अब जो सिचुएशन होगी तापमान होगा वायु का वो क्या होगा 15 से 37 डिग्री टेम्परेचर पर हम जनरली रखने का कोशिश करते हैं। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर लो है तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी कंक्रीट को कई बार हीट करना पड़ता है, तो वहाँ पर जो है एक समस्या आती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो कम तापमान वाले इलाकों में हमें कंक्रीट को हीट भी करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद क्या आपका पॉइंट है, सीमेंट का महीनपन। अब यहाँ पर सीमेंट के महीनपन की बात करते हैं कि कितना वो फाइननेस रखता है, कितना वो महीन है। तो डायरेक्ट क्या होता है, फाइननेस ऑफ सीमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव कह सकते हैं इसको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जितना ही महीन होगा सीमेंट वो उतना ही जो है क्या करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा जलायन क्रिया में, उतना ही प्रभावकारी होगा। जब जलायन अच्छे से होगा तो निश्चित तौर पर जो है वो कंक्रीट की सामर्थ्य को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। इसके बाद क्या है आपका जल। तो जल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में जो है देख लिया और आज हमने कुछ पॉइंट्स में देखे। चीनी की उपयुक्तता या जल में साल्ट है तो कैसे किस तरह के सीमेंट का यूज करेंगे, लोहेट सीमेंट का हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने जल के बारे में भी जो आईएएस मैंने चार्ट बताया था उसको फॉलो करते हुए हम देख लेंगे जल में वो मानक है कि नहीं है। अगर उस बियॉन्ड लिमिट जाता है, उस लिमिट के बियॉन्ड जाता है, बाहर जाता है तो निश्चित तौर पर वो हमें जल को उपयुक्त नहीं माना जाएगा। तो ये हमें जनरली जो हम देखेंगे यहाँ पर जल की उपयुक्तता क्या होगा, जो पीने योग्य पानी, पीने योग्य जनरली हम इसी को प्रेफर करेंगे जो आपका पानी पीने योग्य हो, अशुद्धियां रहित मानी जाती हैं। ठीक है, उसी वाटर का हम यूज करेंगे किसी कंक्रीटिंग के लिए और वही जो है वाटर जलायन क्रिया में सबसे अच्छा होगा जो कि भाग लेगा, सीमेंट के साथ क्रिया करेगा, रासायनिक क्रिया करेगा। तो ये आपका जो है जलायन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद अब यहाँ पर सिचुएशन आती है कि अगर सारी परिस्थितियां सही है यहाँ तक तो जो जलायन क्रिया होगी, तो जलायन क्रिया में जो पार्ट ले रहे हैं अलग अलग, तो वहां पर एक समस्या आती है क्या आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन जलायन के दौरान उष्मा का निष्कासन, क्या इसको कह सकते हैं हम लोग जलायन में उष्मा का निष्कासन। ठीक है, कैसे जो है हम जलायन क्रिया के दौरान उष्मा के निष्कासन का क्या इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट को देखेंगे। अभी तक हमने जो है उसके लिए कारक देख लिया, कंडीशन सिचुएशन सारे देख लिया। अब बात करते हैं जलायन क्रिया में उष्मा का निष्कासन का क्या इंपॉर्टेंस है या हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है ऐसा में। तो जो भी हाइड्रेशन की क्रिया होती है, जलायन क्रिया होती है सीमेंट और वाटर के बीच में कंक्रीटिंग करते समय, जब भी हम मास कंक्रीटिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या पड़ता है, जो आपका उष्मा होता है उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, रिलीज होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उष्मा जो है उत्पन्न होती है उनके जलायन क्रिया के दौरान। तो उस जलायन क्रिया से जो उष्मा उत्पन्न होती है उसको रिलीज करना वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस जो आपका हीट है वो जो हीट है आपका जो भी सतह पे हीट होगा, किसी भी कंक्रीटिंग में जो जलायन क्रिया से जो हीट जनरेट होगी उस जनरेटेड हीट को अगर हमें रिलीज नहीं करेंगे तो उससे जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट हमें जो है देखने को मिल सकते हैं, उस कंक्रीट के जमने के पश्चात या जलायन क्रिया को प्रभावित कर सकती है।
जलायोजन क्रिया में जब भी हीट ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है तो उस उत्पन्न हुए उष्मा को निष्कासन के लिए हमें विशेष ध्यान देना होता है। जैसे अगर वो हीट अगर रिलीज नहीं होता है, अगर हम मास कंक्रीटिंग करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम मास कंक्रीटिंग करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं, वहाँ पर अधिक मात्रा में कंक्रीटिंग करना रहता है, तो उस कंक्रीटिंग के पश्चात क्या होता है, हमें उसको जमने जो कंक्रीटिंग कर देते हैं हम जब भी, तो वहाँ पे क्या होता है, जलायोजन की क्रिया प्रारंभ होती है। वो जलायोजन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। उस हीट की जनरेशन के साथ साथ क्या होता है, वो कंक्रीट अपना सामर्थ्य प्राप्त करती रहती है। वो कंक्रीट अपना सामर्थ्य प्राप्त करेगी जलायोजन के साथ होने के साथ साथ। तो एक समय आता है कि वो जलायोजन क्रिया शुरू में क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, धीरे धीरे क्या होता है, वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाता है। तो उस जलायोजन से क्या होता है, जो हीट निकलने की दर है उस पर भी हमें ध्यान देना होता है। जो हीट निकलने की जो प्रक्रिया आपका 3 दिन में कितना प्रतिशत आपका चला जाता है, तो 3 दिन होता है, उस 3 दिन में हाइड्रेशन कितना होता है, 50%। 50% क्या होता है, वो हीट क्या होता है, रिलीज होता है। यानी जलायोजन क्रिया में 50% तक हीट निकल जाता है 3 दिन में। ठीक है, अगले 7 दिन में क्या हो जाता है आपका, ये मात्रा कितने थे, 75% तक। 75% हीट क्या होता है आपका, जनरेट होता है। और अगले 28 दिन में क्या होता है आपका, 90% तक। ये मात्रा कितनी होती है, 90% तक जो है आपका हीट लिबरेशन होता है। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है हमें बता रहे हैं कि लगभग 28 दिन में आपका क्या हो रहा है, शुरुआती 3 दिन में 50% निकल जा रहा है, अगले 3 दिन में, अगले 4 दिन जो जुड़ रहा है उसमें 3 दिन में, उस 4 दिन में क्या हो रहा है, 25% और ये जो है, यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है, 75% 7 दिन में। और 28 दिन में क्या हो रहा है आपका, 90% हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो ये मात्रा जो 90% है, कहीं ना कहीं जो है 28 दिन में क्या रिलीज हो जाता है। 28 दिन में जो है 90% उसकी मात्रा रिलीज आ रही है। इसीलिए हम 28 दिन में क्या करते हैं, हम उसका कंक्रीट की सामर्थ्य को जब भी हम लैब की टेस्टिंग करेंगे कंक्रीट का, तो उस ट्यूब की टेस्टिंग हम कितने दिन पे करते हैं, 28 दिन पे करते हैं। वहाँ पर हमें जो है जो 90% जो है हीट रिलीज हो चुकी है और उसकी सामर्थ्य जो है मैक्सिमम गेन हो चुका है 28 दिन में। उसके बाद भी क्रिया चलती रहती है, लेकिन हमें जो है 28 दिन पे हम इसका जो है आंकड़ा देते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं वो 28 दिन पे हम कंक्रीट का निकालते हैं। तो ये जो मात्रा निकल रही है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बहुत ही जो है सिग्निफिकेंट रखता है अपने आप में। अगर ये मात्रा ये रिलीज नहीं होती है इस परसेंटेज के हिसाब से, और ये किसी कारण से अगर रिलीज नहीं होती है, मास कंक्रीटिंग के केस में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका जो लिबरेशन ना होने की वजह से क्या होता है, वो हीट जो अनइवन होता है, जो भी आपकी सतह होगी उस कंक्रीट की, वो सतह क्या होगी, एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे क्यूरिंग जब हम करेंगे इसका, ठीक है, तराई करते हैं, तो तराई से धीरे धीरे क्या होगी, ये सतह धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो जब ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सतह है, ये इसका टेम्परेचर इस अंदर वाले सतह की अपेक्षा क्या होगी, जहाँ से हीट अगर रिलीज नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में टेम्परेचर का क्या होगा, एक डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे सिस्टम के लिए, कंक्रीट सिस्टम के लिए जो हमने बनाया है, उस सिस्टम के लिए क्या होगा, खतरे की घंटी होगी। ठीक है, यहाँ पर इसके अनइवन टेम्परेचर की वजह से उस कंक्रीट में क्या हो सकता है, उसकी सामर्थ्य प्रभावित होगी और दरारें पड़ सकती हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है उसको मास कंक्रीटिंग में, कि अगर आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर दरारें पड़ने की संभावना जो है बढ़ जाती है, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी स्टेबिलिटी के नज़रिए से, उस कंक्रीट के और पूरे स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के नज़रिए से या टिकाऊपन के नज़रिए से वो अच्छा नहीं है। इसलिए इस हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली जब भी हम बड़ी मात्रा में कंक्रीटिंग करते हैं तो वहाँ पर हम इसीलिए लो हीट सीमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो कम उष्मा वाली जो है या अल्प उष्मा वाली सीमेंट का प्रयोग करते हैं, जिससे ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ज़्यादा जो है कम उत्पन्न हो। तो ये आपका जो है था हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो कि जलायोजन क्रिया में ये सारे जो है जितने भी पॉइंट हैं हमने जिसको डिस्कशन किया है किसी भी जल सीमेंट अनुपात के समझने के लिए, तो ये चीज़ें जो है जल और सीमेंट का जो अनुपात होगा उस पर हमें ध्यान देना होगा कि ये अनुपात कितना रखें ताकि वो जलायोजन क्रिया बहुत ही प्रभावकारी हो, और उस प्रभाव से क्या हो, जो आपका पूरा सिस्टम कंक्रीट जो आपका बन रहा है वो कंक्रीट जो है अधिक टिकाऊ हो, और उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनके बीच बॉन्डिंग क्या हो, बहुत अच्छी है, और वो अपारगम्य हो, उनके बीच में परमिटिविटी कोई ना हो, कोई फोर्स जो है अवेलेबल ना हो, और उनके बीच में
और उनका जो डेंसिटी है वो क्या हो, मैक्सिमम वो बहुत ज़्यादा क्या हो, सघन, जिससे उनके बीच में कोई फोर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, जिससे उसमें से कोई, और उनकी सामर्थ्य क्या होगी इसकी वजह से उच्च हो जाएंगे। तो ये था आपका जो है आज का टॉपिक जो हमने डिस्कशन किया इसमें वाटर सीमेंट, जल सीमेंट अनुपात के बारे में और जलाजल क्रिया के बारे में। अब आप कल के लेक्चर में हम बात करेंगे जल सीमेंट अनुपात के बारे में, क्या होता है ये और उसके क्या क्या प्रभाव हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से आपके जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये जल सीमेंट अनुपात क्या होता है और इसके क्या लाभ हैं, क्या प्रभाव हैं।